बहनों और भाइयों, मैं पिछले 10 साल से नागपुर का सांसद होने के नाते कार्य कर रहा हूं। इस 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के काम इस लोकसभा क्षेत्र में करने का मैंने प्रयास किया। अनेक ब्रिजेस बने, अनेक रोड बने, कंक्रीट के रोड बने, पीने के पानी की व्यवस्था हुई, अच्छे बगीचे बनाने की कोशिश की, म्यूजिकल फाउंटेन बना, 5000 प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने विशेष रूप से गरीबों को मकान दिए, जिसमें अनेक मुस्लिम भाइयों को भी मकान मिले हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो काम मैंने किया है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप नागपुर के किसी भी कोने में जाइए, आप मोमिनपुरा में जाओगे तो मोमिनपुरा में भी मैं फ्लाईओवर बना रहा हूँ। मोमिनपुरे से डायरेक्ट फ्लाईओवर पर जाकर आप कामठी रोड पर चले जाओगे। हमारे नागपुर शहर को डिवाइड किया गया रेलवे लाइन ने। हर जगह पर अंडरपास, ब्रिज, पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर और उत्तर नागपुर के बीच में अनेक हुए हैं। यह शहर सुंदर हो, स्वच्छ हो और हिंदुस्तान में पर्यावरण के दृष्टि से भी प्रदूषण मुक्त हो, एक कोशिश हमने की। मुझे बहुत खुशी है कि आपके यहाँ से नज़दीक भांडेवाड़ी है, जहाँ कचरा डाला जाता था और कचरे के दुर्गंध के कारण बहुत लोगों को तकलीफ होती थी। हसनबाग तक उसकी बात आती थी, तकरारें होती थी। हमने 2 योजनाएं तैयार की कि नागपुर शहर का जो कचरा है, पहले उठाने के लिए हमको 250 से 500 रुपये टन पैसे देने पड़ते थे। अब हमने टेंडर निकाला और नीदरलैंड की एक कंपनी आई है और वो 50 रुपये टन कचरा जो लेगी उसके बदले में रॉयल्टी महानगर पालिका को दे रही है। वो कचरे का पैसा नहीं ले रही। और इस कचरे को सेग्रीगेट करके, जो मैंने मेरे यहाँ भी प्रयोग किया है कि प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल मेरे यहाँ तैयार होता है। कचरे से जो एग्रीगेट है वो रोड में काम में आता है। मैंने इस देश में, अगर आप दिल्ली जाओगे तो UR2 करके दिल्ली का रिंग रोड है, उसमें 40 लाख टन दिल्ली का कचरा रोड में डाल दिया। आप अहमदाबाद जाओगे तो अहमदाबाद डोलेरो रोड हाईवे है, उसमें 30 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाल दिया है। और विशेष रूप से चंडीगढ़ के तरफ जाओगे तो उस रोड में भी 20 लाख टन कचरा डाला है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कचरे में वैल्यू क्रिएट करो। मेरी बात ठीक से समझो, इंसान हो या कचरा हो, दोनों अलग अलग है। पर अगर इंसान को और कचरे को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी और इंसान को अच्छा गुरु मिल जाएगा, अच्छे संस्कार मिल जाएंगे, तो कन्वर्शन वेस्ट टू वेल्थ होता है। अगर कुछ लोग रास्ता भटक रहे हैं तो उसका दोष उनका नहीं है। उनके माता और पिता और गुरु और समाज में कोई अच्छे नेता मिल जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं, वो सुधर सकते हैं, जीवन में यशस्वी हो सकते हैं। प्यारे खान जी ऑटो रिक्शा चलाते थे और मेरे बच्चे स्कूल में पहुंचाने के लिए इनका ऑटो रिक्शा आता था। आज कहाँ पहुंचे? इंसान तरक्की कर सकता है, पर इंसान को अपनी तरक्की करने के लिए सही दिशा मिलनी चाहिए और कचरे में वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। तो पहला काम ये हुआ है कि अब कचरे से हम लोग, जो एग्रीगेट निकलेगा वो रोड में जाएगा, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल, जो लोहा है, इसका रिसाइकलिंग होगा। और उसके बाद में जो ऑर्गेनिक वेस्ट आएगी वो बायोडाइजेस्टर वहाँ बन रहा है और उसमें CNG और LNG तैयार होगा। और 1 साल के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागपुर के कम से कम 50,000 वाहन CNG पर चलेंगे और शहर का प्रदूषण कम होगा। 28 टन पर डे
सीएनजी तैयार होने वाला है। और अभी 8 दिन पहले ये बजाज स्कूटर के मालिक राजीव बजाज मेरे पास आए थे। उनकी मैंने इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर लॉन्च की थी। बोले आपका हाथ बहुत शुभ है, अब हमने सीएनजी पे स्कूटर लॉन्च तैयार की है, वो भी आपको लॉन्च करना है। तो मैंने कहा मैं तो अभी चुनाव में हूँ, चुनाव के बाद आपको जरूर समय दूंगा। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने भांडेवाड़ी का इतना बड़ा डंप यार्ड था वो खाली करवाया। अब वहाँ जो कचरा है वो पुराना बसा हुआ है, वो सेग्रीगेट हो रहा है और वो कचरे से हम लोग पैलेट बना रहे बड़े। और वो चंद्रपुर जिले में एसीसी का माणिकगढ़ का जो सीमेंट प्लांट है उसमें बॉयलर में जलाने के लिए रोज ट्रक से वहाँ भेज रहे हैं। अब उसके बाद अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब उससे सीएनजी तैयार होगा। और नागपुर शहर में मारुति सुजुकी के मैनेजर ने मुझे बताया कि मैंने ही इनिशिएटिव लेकर कामठी रोड पर, रिंग रोड पर सीएनजी का पंप डाला है। ये बैद्यनाथ वालों को मैंने विशेष रूप से आग्रह करके एलएनजी का पंप रिंग रोड पर डाला है। और आप में से अनेक लोग ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। अगर हम सीएनजी का ट्रक चलाते हैं तो 100 रुपये का डीजल जहाँ लगता है वहाँ 50 से 55 रुपये का सीएनजी में काम होता है, 45 रुपये की बचत है। और अगर हम एलएनजी करते हैं तो 100 रुपये का डीजल जहाँ लगता है वहाँ 40 से 45 रुपये का एलएनजी लगता है। तो ट्रांसपोर्ट का किराया तो लगभग थोड़ा बहुत कम होगा, पर डीजल का खर्चा अगर आधा होगा तो ट्रांसपोर्ट वालों की कमाई होगी और देश का प्रदूषण खत्म होगा। तो आज कचरे से वेस्ट टू वेल्थ, इसका सुंदर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है जो दिसंबर के पहले शुरू होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आप जो टॉयलेट में पानी डालते हो वो पानी हम भांडेवाड़ी लेके आते हैं और भांडेवाड़ी में वो पानी शुद्ध बनाते, अच्छा करते हैं। और वो पानी पाइपलाइन से कोराड़ी और खापरखेड़ा को भेज रहे हैं पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए पावर प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र सरकार नागपुर महानगर पालिका को 300 करोड़ रुपए हर साल देती है, 300 करोड़। और वो 300 करोड़ आपको ड्रेनेज लाइन, पानी की पाइपलाइन, रोड, बिजली, मार्केट्स खड़े करने के लिए, आपके विकास के लिए खर्चा होते हैं। इसी को कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ। और दूसरी बात जो है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वेस्ट टू वेल्थ इसलिए होता है कि कोई भी चीज़ का विकास करना है तो पहली बात यह है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, तंत्रज्ञान चाहिए, फिर विजन चाहिए, दृष्टि चाहिए। मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि आप आंखें दान कर सकते हो पर समाज के विकास की दृष्टि दान नहीं कर सकते। नेता बहुत है, पार्टियां बहुत है, पर दुर्भाग्य यह है कि उनको सबको अपने बारे में सोचना है। और इसलिए राजनीति जो होती है, बात तो बड़ी बड़ी होती है, पर चुनकर आने के बाद यही करते हैं कि मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे साले को टिकट दो, मेरे लड़के को टिकट दो, नहीं मिला तो मेरे ड्राइवर को टिकट दो, और 4 भी नहीं होंगे तो मेरे चमचे को टिकट दो। और फिर आपके सामने आकर दुनिया भर का भाषण देते हैं। कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। और इसलिए मैं राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और अक्सर आप YouTube पर मेरे भाषण सुनते होंगे। अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैं भाषण देता हूं तो दुनिया में बहुत उसको बेचा जाता है। मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलते हैं, फुकट में मैं अपना भाषण देता हूं और पैसा मिलता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल नेता करके मेरा मत सुनिए, कुछ बातें मैं आपके हितों की भी बताने वाला हूं। मैं बोलने वाला साफ हूं। चुनाव का टाइम है इसलिए किसी को डरता नहीं हूं। मैं लोगों को यही कहता हूं कि भाई साहब, आप वोट देंगे तो भी मैं आपका काम करूंगा, नहीं देंगे तो भी करूंगा। और आज तक मैं विशेष रूप से जो काम करता हूं वो जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी के ऊपर उठकर काम करता हूं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे वेस्ट टू वेल्थ है,
वैसे दूसरी एक बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आप समझिए, वो बात यह है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, ये ज्ञान है, नॉलेज है। और अभी दुनिया जो चल रही है, जो भविष्य है, वो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। अब जो ज्ञान लेगा, जो बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छा उद्योग व्यवसाय डालेंगे, वो समाज आगे जाएगा। और जो नहीं करेंगे, वो चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर और अब भंगार प्लास्टिक का, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। इससे मुक्ति पानी है। मुझे बहुत खुशी हुई, 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में अंजुमन इस्लाम के मैनेजमेंट के लोग आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि साहब, आपने 96-97 में, आज से करीब 25 साल पहले, आपको मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज आपने हमें दिया था और आपने दिए हुए इंजीनियरिंग के कॉलेज के कारण मुस्लिम समाज से 14,000 लड़के लड़कियां इंजीनियर बनी और उनमें से बहुत से लड़के लड़कियां विदेशों में जाकर अच्छा पैसा कमा रही है। अगर आप ये कॉलेज नहीं देते तो इनका क्या होता। मैंने कहा मुझे इस बात का दुख है कि मैंने एक ही कॉलेज दिया, पर आपको कम से कम 5 कॉलेज की जरूरत थी। और इसलिए अच्छी तालीम जहां मिलेगी वहां विकास होगा। और विकास जो होता है उसका अर्थ, विकास का अर्थ आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास। मैं दिल से चाहता हूं कि हमारे जो पिछड़े हुए समाज है, जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक से पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है। और इसलिए हमारे समाज में स्किल्ड है, कौशल्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसका विचार कैसे करता हूं। आपको मालूम होगा, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हम करते हैं और वहाँ बड़े प्रमाण पर रोज़ 50,000 लोग आते हैं। संगीत, नृत्य, नाटक, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आते हैं। तो इस समय हमने तय किया था कि हम, हमारी धोटे करके मेरी एक बहन जैसी है, हमारे भूतिया दरवाजे में रहती है, बाबा शेड़के के बाजू में, वो मेहंदी निकालने का काम करती है। अब उसकी बहुत डिमांड है। तो उसको मैंने कहा, इस बार हमने योजना तैयार की कि शारदोत्सव के और दुर्गोत्सव के बीच में हम महिलाओं को मेहंदी लगाने का काम करेंगे सांस्कृतिक महोत्सव से। तो उस समय हमने 20 रुपये, मैं कोई भी चीज़ फुकट देने के बहुत विरोध में हूँ क्योंकि लोगों को उसका महत्व नहीं होता। तो मैंने उनको कहा कि 20 रुपये हमारे सांस्कृतिक महोत्सव समिति के तरफ से 80 रुपये हम देंगे और 20 रुपये जिस महिला को मेहंदी निकालना है वो देगी। और 100 रुपये के हिसाब से 370 लड़कियां जो मेहंदी निकालने का काम उन्होंने नागपुर में किया, आपके बस्ती में भी किया होगा, 36,000 महिलाओं को। और मुझे परसों पता चला कि वो धोटे उन लड़कियों को लेकर मेरे पास आई तो 150 महिला बुर्खा पहन के थी। तब मेरे ध्यान में, तब उसने बताया कि 200 महिला मुस्लिम समाज की है और 150 महिला दलित समाज की है और ये इस हुनर उनके पास है और ये मेहंदी लगाने का काम करती है। हजारों रुपए उनको मिले क्योंकि उनकी हुनर के कारण। अब मैं एम्प्रेस मिल की जो जगह है गीता मंदिर के सामने, मैं वहाँ बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट बना रहा हूँ और गांधी बाग, इतवारी, बरडी, केड़ीबाग रोड, यहाँ के सब कपड़े के दुकान वहाँ जाएंगे। और 3 मंजिले दुकान है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर करके मशहूर आर्किटेक्ट है जिन्होंने लंदन स्ट्रीट, ऑरेंज स्ट्रीट का डिज़ाइन किया है, उन्होंने ही काम किया है। और उसके 3 मंजिले, 4 मंजिले के बाद मैंने 5 मंजिले बनाए और वहाँ बड़े बड़े हॉल है। 15 लाख स्क्वायर फीट का मार्केट है और इसमें कम से कम 200 रेडीमेड गारमेंट, लेडीज़ और जेंट्स, इसका सिलाई काम करने वाली रेडीमेड गारमेंट की, लेडीज़ और जेंट्स गारमेंट की इंडस्ट्रियल यूनिट
रेडीमेड गारमेंट के कारखाने लगने वाले हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि मोमिनपुरा, महाल, इतवारी, गांधीबाग, ताजबाग, रघुजी नगर, इस क्षेत्र की कम से कम 10,000 महिला पुरुषों को उस टेक्सटाइल मार्केट में रोजगार मिलेगा। इसीलिए वो मैं काम कर रहा हूँ। आप में से जो महिला अच्छा सिलाई मशीन चलाती है, जो एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, जो साड़ी पर फॉल लगाता है वो लगाने का काम करती है, उनको सबको वहाँ रोजगार मिलेगा। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं सिखाया जा सकता। और इसलिए हमें सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास के साथ आर्थिक विकास भी करना है। शैक्षणिक विकास के लिए हमने सिम्बोसिस लाया है। जहाँ कचरा पड़ता था वहाँ 450 करोड़ की ताजमहल जैसी यूनिवर्सिटी बनी है। और जहाँ 10,000 नागपुर के, विदर्भ के बच्चे पढ़ते हैं और पढ़कर अनेक लोग विदेशों में चले गए हैं, उनके परिवारों का जीवन बदल गया है, ऐसी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी वहाँ लाई। उसके बाद में हमारे भारत की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था नरसिंह मुंगजी, जो देश में नहीं विदेशों में प्रसिद्ध है, और अभी सिम्बोसिस में फॉरेन से भी लड़के आ रहे पढ़ने के लिए, तो नरसिंह मुंगजी भी, उनको 40 एकड़ जगह दी है और KG to PG वहाँ शिक्षा की सुविधा हुई है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ कि मैं जब लोगों के घर जाता था, तुम्हारा लड़का क्या करता है? बोले पूना में पढ़ता है। लड़की क्या करती है? मुंबई में पढ़ती है। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नागपुर में सिम्बोसिस आ गया, नरसिंह मुंगजी आ गया, 49 इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIIT है, IIM है, एम्स है और करीब 5 मेडिकल कॉलेजेस है। अब नागपुर के लड़कों को यही सीखने का हमारा नागपुर एजुकेशन का हब बन गया। हमने तो गंगा आपके घर तक लाई है, पर लोग कहते हैं यू कैन टेक हॉर्सेस अप टू द वाटर, यू कैनॉट मेक देम मैंडेटरी टू ड्रिंक द वाटर। अब तुमको कबाड़ी का ही दुकान चलाना है तो तुम्हारी ज़िंदगी जो होगी वो सोच बार आपके बच्चों को पढ़ाओ, उसको अच्छी तालीम दो, उसमें कौन सा स्किल्ड है वो डेवलप करो। नमाज पढ़ना है तो एक बार नहीं 100 बार पढ़ो। उर्दू तो बहुत अच्छी भाषा है, पर अंग्रेजी भी सीखो। और उन लड़कों को दुनिया में जाकर रोजगार मिल सकता है। आज अबू धाबी में, दुबई में हमारे देश के मुस्लिम लड़के लड़कियों को रोजगार क्यों मिला मालूम है? आप कभी गए उधर? जो यहाँ से पढ़े लिखे, जिनको अंग्रेजी आता है और उर्दू भी आता है, ऐसे अनेक हजारों युवाओं को दुबई में, दोहा में, अबू धाबी में काम मिला उनके शिक्षा के कारण, उनके अनुभव के कारण। क्या आप नहीं चाहते कि आपका लड़का पढ़े? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका लड़का, उसका भविष्य बदले, वो लाखों में तनख्वाह कमाए, पैसा कमाए, उसका घर हो, उसके पास गाड़ी हो, उसका जीवन अच्छा हो, उसको बच्चे अच्छे हो? ये नहीं चाहते? चाहते सब है, पर ये होगा कैसे? अगर आप चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर और भंगार बेचने तक ही सीमित रहोगे तो समाज की उन्नति कैसे होगी? और इसलिए आपको यह तय करना होगा कि मेरा लड़के का भविष्य मुझे बनाना है। और इसलिए जब प्यारे खान जी ने मुझे कहा तो मैंने कहा ताजबाग का तो सौंदर्यीकरण बहुत सुंदर हुआ है। हमने और पैसे मांगे, उनने पत्र दिया था 224 करोड़ रुपए देवेंद्र जी ने, महाराष्ट्र सरकार ने दिए। यहाँ किसी का घर बर्बाद नहीं करने वाले हैं, किसी का होटल नहीं तोड़ने वाले हैं। मैंने उनको कहा कि आज है उससे अच्छा बनाओ। तो पहली बात, जितने लोग यहाँ रहते हैं उनको कोशिश करेंगे कि फुकट में सीमेंट कंक्रीट का बढ़िया क्वालिटी का घर उन सबको मिलेगा जो यहाँ लिस्ट में जो है। जितने दुकानें, वहाँ एक मॉल बनाने के लिए मैंने कहा है, और उस मॉल में पार्किंग भी होगा। सब दुकानदार जो है उनको वहाँ धंधा करने के लिए निश्चित रूप से जगह मिलेगी। जो यहाँ जगह खाली है, मैंने उनको कहा कि ताजुद्दीन बाबा के नाम से गरीबों की सेवा करने के लिए यहाँ बड़ा हॉस्पिटल खोलो। जो लोगों को हार्ट का अटैक आएगा, कैंसर होगा, पैर टूटेगा, हाथ पैर टूटेगा, बेचारों को दूर जाना पड़ता है। हमारे महाराष्ट्र के एक संत है तुकाराम महाराज, उन्होंने कहा है कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा।
जो दिव्यांग है, दुखी है, जो रोगों से पीड़ित है, जो असहाय है, जो जीवन जी नहीं सकते, उनके जीवन में उनको सहयोग करो, उनके जीवन को बदलने की कोशिश करो। उनकी सेवा करना यानी भगवान की सेवा और अल्लाह की सेवा है, इस बात पर मेरा विश्वास है। आपको याद होगा 2004 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं रेड लाइट लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में। ये रामटेक से आते समय मेरे पुलिस ड्राइवर को कैटरैक्ट था। 12 गाड़ियाँ थी, सायरन वाली गाड़ियाँ थी, पुलिस की गाड़ियाँ आगे पीछे थी, और उसको कैटरैक्ट था। मैं एक ट्रक के ऊपर पूरी गाड़ी चली गई। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी लड़की, मेरा पीए, पुलिस ड्राइवर सब उसमें बैठे थे। मेरा पैर 4 जगह टूट गया। लड़के को भी फ्रैक्चर हुए, लड़की को भी मार लगा, मेरे पत्नी को भी मार लगा। पर जब लोग उस गाड़ी को देखते थे तो कहते थे कि इसमें कोई बच ही नहीं सकता। तो मुझे जब लोगों ने पूछा कि इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, तुम बचे कैसे, तो मैंने उनको कहा कि 1980 से मैंने अभी तक 45,000 हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। कैंसर के रुग्ण मेरे आते उनकी मदद करता हूँ। 350 लोगों को मैंने पैर लगा के दिए जर्मनी से लाकर। जो स्ट्रेचर पर आए वो अभी बुलेट चलाने लगे, फुटबॉल खेलने लगे। जिनको कान में सुनने नहीं आता था वो 1500 लोगों को मैंने डिजिटल वर्ल्ड स्टैंडर्ड की मशीन लगा के दी। जो दवाइयाँ नहीं होती मेरे घर पे आया हुआ एक भी आदमी ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी जात पंथ धर्म भाषा का हो, जिसको मैंने जीवन में मरने की नौबत आई होगी उसको बचाया नहीं होगा। और मैंने वो कहा उनको कि ये मैं जो लोगों की सेवा करता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, यहाँ एक संतोष यादव करके ये अपने झोपड़पट्टी में रहता है, वर्धमान नगर के आगे आकर जो अपना ब्रिज बन रहा है ना पार्टी का, उस लड़के ने झोपड़पट्टी में जा के हार्ट के पेशेंट ढूंढकर मेरे यहाँ लाकर 1500 लोगों का ऑपरेशन किया। 1500। अगर वो उनको नहीं ले आता तो बेचारे कहाँ जाते। अब दलित समाज में और आदिवासी समाज में सिकल सेल का प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, बोन मैरो करना पड़ता है। एक बोन मैरो करने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं। डॉक्टर रुगवानी है जरीपटका में, उनने मुझे कहा, तब मैंने उनको कहा कि उसको बोला ये दलित लड़के हैं, शेड्यूल कास्ट है, बोले इनका बोन मैरो करना है, पर किसी का इतनी हालत ख़राब है वो 500 रुपये नहीं खर्चा कर सकते। मतलब मेरे को नाम दो सबके। मैंने कोल इंडिया के चेयरमैन को पत्र लिखा, फ़ोन किया, और मैंने कहा मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में ये इनका ऑपरेशन हो सकता है। 10 लाख रुपए एक ऑपरेशन का खर्चा है। इस 50 लड़कों के लिए आपके CSR से 5 करोड़ रुपए दीजिए। उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए। मैं 50 लड़के उनके माता पिता के साथ मुंबई आए। टीना अंबानी की उपस्थिति में रुगवानी को कार्यक्रम हुआ, और वो 50 लड़कों का ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज हो गया और उनकी जान बच गई। तो मेरा विश्वास है कि मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये लोगों की सेवा करना यही राजनीति है। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना यही राजनीति है। और अभी यहाँ तो बहुत लोगों की सभा हुई, हमको गाली देने वालों की कमी नहीं है, पर मैं किसी का नाम भी लेना नहीं चाहता और मैं किसी को गाली भी देना नहीं चाहता। गाली वो देंगे जिनके पास बताने के लिए काम नहीं है। मेरे पास इतने काम है कि मैं अगर बताने के लिए शुरुआत करूं तो 2 घंटे बंद नहीं हो सकता, इतने काम है। मैं कहूँगा आप मेरी फिल्म देख लो और समझ लो क्या काम है, मैं नहीं बता पाऊँगा। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि नागपुर मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूँ और नागपुर के लोग मेरे हैं, मेरा परिवार है। और इसलिए मैं जात पंथ धर्म भाषा सेक्स और पार्टी लाइन से मैं आपको हजारों नाम बता सकता हूँ जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो मेरे विरोध में घूम रहे हैं, उनके भी सब अनेक काम मैंने किए और उनको खड़ा किया। नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं उनकी अड़चन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई अपेक्षा से उनका काम नहीं किया था। मैंने काम किया और इसलिए मैं हिम्मत रखता हूँ
कि मेरे यहाँ कोई जाति वाले लोग आते हैं तो मैं बोलता हूं जो करेगी जात की बात उसको कस के पड़ेगी लात। साले याद रखना, मेरे पास आना ही नहीं। हम मानवता के आधार पर काम करेंगे, इंसानियत के आधार पर काम करेंगे। जो गरीब है उसके लिए काम करेंगे। गरीब गरीब होता है, उसको जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। पेट्रोल डीजल जिस भाव में मुसलमान को मिलता है उसी भाव में हिंदू को मिलता है। अगर तरक्की हुई, विकास हुआ, रोजगार मिला, गरीबी दूर हुई, देश की प्रगति हुई, तो गरीब गरीब क्यों रहेगा? गरीबी हटाओ का नारा आया पर कहाँ होगा? गरीब हट गया पर गरीबी नहीं हटी, हटने वाली भी नहीं है। मैंने तय किया है कि नागपुर में मिहान लाया। आज यही लोग हैं जिन्होंने मिहान का विरोध किया और मिहान में 68,000 नागपुर शहर और जिले के युवाओं को रोजगार मिला है, जिनके नाम मेरे पास है। और मैं आपको वचन देता हूं कि इस साल दिसंबर होने के पहले 1 लाख लोगों को मिहान में रोजगार मिलेगा। मेट्रो में 13,000 युवाओं को काम मिला और बुटीबुरी और हिंगना MIDC में 80,000 युवाओं को काम मिला। फिर भी हमारा एक दीवार पिक्चर आया था, उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों थे, आपने देखा होगा। वो नहीं बोलता मेरे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, ये है, वो है, तो शशि कपूर कहता अमिताभ बच्चन को मेरे पास माँ है। तो वो डायलॉग, वैसे एक डायलॉग उसमें था कि वो एक इंटरव्यू के लिए जाता है और वो इंटरव्यू लेने वाला उसको बताता है कि तेरा सिलेक्शन हो गया, हम तेरे को जल्दी पत्र दे देंगे। उतने में कोई नेता का फ़ोन आता है। तो फ़ोन आने के बाद वो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिए, मैं आपको नहीं ले पाया। वो रूम से बाहर आता है तो सामने 2 4 5 और लड़के बैठे रहते नौकरी के लिए। वो बोलते क्या करना यार, जिंदगी 3rd क्लास का डब्बा बना हुआ है। मैं बैठूंगा, तुम खड़े होंगे, तुम खड़े होंगे, मैं बैठूंगा। रश बहुत ज़्यादा हुआ है, वैसी हालत है। ये कोई, मुझे अनेक बार लोग बोलते हैं आप सब हाँ कहो, ये बोल दो आप। अब मेरी मजबूरी है कि मैं झूठ बोलता नहीं, झूठी बात करता नहीं। अभी वहाँ गया था मैं इनके घर पर, बोले बोल दो कि झोपड़पट्टी है नहीं हटेगी। मैं बोला भैया ध्यान करूँगा, मेरे नाम मुंह से मत निकालो, मैं मदद करूँगा उनको। क्योंकि लोगों को झूठ बोल के मूर्ख बनाना, और हमारे नागपुरी भाषा में कहते चूतिया बना रखते हैं, ये धंधा मुझे नहीं करना है। मैं जो बोलूँगा वो करूँगा, जो करूँगा वही कहूँगा और जो कहूँगा वही करूँगा। मैं चाहता हूँ दिल से कि यहाँ बड़ा स्टेडियम बने। मैं नागपुर में 350 खेलने के स्टेडियम बनाना चाहता हूँ। हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 स्विमिंग टैंक बनाना चाहता हूँ। और 500 रुपये में महीने भर जाएंगे लोग, गरीब लड़के जाएंगे। मैं यहाँ अच्छे बगीचे बनाना चाहता हूँ। मैंने बताया नहीं आपको, पर आप वर्धा रोड पर जाएंगे तो जहाँ रिंग रोड क्रॉस होता है उसके बाजू में एक बगीचा बन रहा है। जरूर देखो, अभी इलेक्शन के बाद उसका उद्घाटन करने वाला हूँ। वो बगीचा मैंने किसके लिए बनाया? इंसानों के लिए नहीं बनाया। उस बगीचा का नाम है बर्ड पार्क, पक्षी का उद्यान। वहाँ सब पेड़ है, अच्छे अच्छे फल के पेड़ है, पर फल खाने का अधिकार केवल पक्षियों को है, इंसान को नहीं। वहाँ एक कॉफ़ी शॉप बना है, ऑक्सीजन पार्क है, लोग वहाँ जा सकते हैं पर फल नहीं तोड़ सकते। उन फलों पर केवल बर्ड का अधिकार है, पक्षियों का अधिकार है। वो बर्ड पार्क बनाया। मैं 200 बगीचे बनाना चाहता हूँ। नागपुर में 50 मार्केट बनाना चाहता हूँ। 10-12 का काम शुरू हो गया। अभी पारडी में 200 करोड़ का मार्केट बना रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि कितने गंदगी में आप रहते हैं, आपको कल्पना नहीं। आपको ये क्यों आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है? आप फुटपाथ पर मच्छी और मटन काटे हुए चीज खाते हो, पूरा रोग राई अपने घर में लाते हो। और आज देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। लोग केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर नहीं खा रहे। हम वो तो छोड़ो ऑर्गेनिक का, हम रास्ते पर ड्रेनेज का पानी बह रहा है और बाजू में अपने बकरे मटन काटा हुआ गंदगी मच्छियाँ पड़ी है, वो हम लेके आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम? क्या एयर कंडीशन मार्केट नहीं होना चाहिए? क्या साफ सुथरे फ्रूट वेजिटेबल के मार्केट नहीं होने चाहिए? जरूर धंधा करो, पर अपने जीवन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे लेके जाना है। और मैं दिल से चाहता हूं
कि मैं नागपुर को सुंदर स्वच्छ बनाना चाहता हूँ, नागपुर में 300 बगीचे बनाना चाहता हूँ, कम 300 खेलने के मैदान स्टेडियम बनाना चाहता हूँ, नागपुर में 200 सुंदर बगीचे बनाना चाहता हूँ, स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब बनाना चाहता हूँ। मैंने प्यारे खान जी को कहा कि यहाँ इतने लड़के हैं, यहाँ खेलने का स्टेडियम बनाओ। अभी शायद मैंने 1 करोड़ रुपए आपको दिए मेरे एमपी फंड से। आपने मुझे पिछले चुनाव में जो वोट दिए, बड़ा रिकॉर्ड बना दिया आपने। यहाँ मुझे 2 अक्षरों में भी आपके वोट नहीं मिले, 8 और 9 मिले थे, पर मैंने वोट का विचार नहीं किया। मेरे एमपी फंड से मैंने 1 करोड़ रुपए दिए और मैंने इनको कहा यहाँ फुटबॉल का ग्राउंड बनाओ, हॉकी का ग्राउंड बनाओ, वॉलीबॉल का बनाओ, बास्केटबॉल का बनाओ, कबड्डी का बनाओ, खो खो का बनाओ, क्रिकेट का बनाओ, ताकि गरीबों घर के बच्चे शाम को पान ठेले पे अफू गांजा चरस नहीं, तो यहाँ आकर मैदान पर खेले और उनका व्यक्तित्व बने और वो अच्छा काम करे। ये बात मैंने उनको कही, क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक है। मैं पिछले बार आया था, नरूल हसन जैसा अधिकारी मैंने देखा नहीं। मैंने उनको कहा गुनहगार गुनहगार होता है, वो हिंदू नहीं मुसलमान नहीं। जो अफू गांजा चरस करेगा, ब्लैक मार्केट करेगा, माँ बहनों की इज्जत खराब करेगा, सोचना नहीं, जो होगा उसको ठोको। मुझे ये स्थिति चाहिए कि रात को 12 बजे ताजबाग की जवान लड़की जब रोड से जाएगी तो उसकी सुरक्षितता होनी चाहिए, उसको छेड़ने की ताकत किसी ने नहीं करनी चाहिए। ऐसा ताजबाग तुम बनाओ, और उसने बनाया। बहनों और भाइयों, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन से आपके जीवन को बदलने की कोशिश हमें करनी है। और जितना काम मैंने 10 साल में किया वो तो ट्रेलर था, और जो काम मैं करने वाला हूं, असली फिल्म अभी शुरू होना बाकी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके कारण मुझे बहुत शोहरत मिली। आपको पता है, दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बाद में लीला होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था। आपके कारण मुझे 9-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हुए। आप कहीं भी जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, आप कहीं भी जाइए, आपको हर समय, हर जिले में, हर गांव में, हर ड्राइवर, हर ऑटो ड्राइवर आपको रोड का काम कितना अच्छा हुआ बताएगा। अब लोग कश्मीर में, श्रीनगर में गए थे, जब पता चला नागपुर से आए तो ढाबे वाले ने कहा आपसे पैसा नहीं लूँगा, ये तो मेरा ढाबा गडकरी साहब के बदौलत चल रहा है। जब लोग अरुणाचल में गए तो टैक्सी वाले ने कहा तुमसे पैसे नहीं लूँगा, मेरा धंधा इतना बढ़ा क्योंकि गडकरी साहब ने रोड बनाए, इसलिए टूरिस्ट आने लगे, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। मुझे बहुत शोहरत मिली, मुझे 8-9 डॉक्टरेट मिली है, डिलीट। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, पर आज दुनिया में मेरा नाम है। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में। हमारे डॉक्टर चौधरी जो है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है क्या यहाँ? अभी नहीं है शायद। वो पेशेंट के लिए बेचारे सेवा करते, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनको पुरस्कार मिला। वो लंदन में, अच्छा, लंदन में गए थे पुरस्कार लेने के लिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्पीकर थे, सभापति, उनके साथ टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से? बोले हम इंडिया से हैं। नमस्कार। तो उन्होंने पूछा आप नितिन गडकरी को जानते हैं? बोले हाँ। बोले ही इज ए ट्रू आइकॉन, आई एडमायर नितिन गडकरी एज माई आइकॉन। तो चौधरी डॉक्टर साहब के आंखों में आंसू आ गए। बोले कहाँ तक पहुँच गया आप? तो मैं आपको इतना ही कहता हूँ, ये मेरघाट में मर्चेंट साहब है यहाँ, इंजीनियर, ये दर्यापुर में रहते थे। वहाँ 2,500 बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मर गए थे। फॉरेस्ट वाले काम नहीं करने दे रहे थे। मैंने इनको कहा कि कोई कानून नहीं, कोई नहीं, किसी का सुनो मत,
और फॉरेस्ट के कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को कहा था कि तू अगर इस बार फिर से अगर दिखेगा यहाँ तो साले याद रखना गोली से फूंक दूंगा तेरे को। इनकी साक्षी है। और पूरे मेड़घाट के रास्ते मैंने बनाए जो आदिवासियों के लिए नया स्वाधीनता मिली। 2500 बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मरे थे, आज उनको नया जीवन मिला। वो काम करने वाले ये मर्चेंट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फिर चीफ इंजीनियर बने पीडब्ल्यूडी के, वो यहाँ खड़े हैं। लोगों का कल्याण होना चाहिए। और मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बहुमान सम्मान जो कुछ मिला है, जो कुछ मुझे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिला है, उसका श्रेय मुझे नहीं है। उसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को है तो नागपुर की जनता को है जो मेरे सामने बैठी हुई है। आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका समर्थन, यही मेरी ताकत रही है। एक बात जरूर है कि पति पत्नी में भी मतभेद होते हैं, परिवार में मतभेद होते हैं, हमारी पार्टियों में भी अलग अलग मतभेद होते हैं, मतभिन्नताएं होती है। शायद मेरे पार्टी में भी कोई आपके में कुछ बातें पटती होगी, कुछ नहीं पटती होगी। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से 10 साल में मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया होगा, दलित मुसलमानों पर अन्याय किया होगा, काम के बारे में भेदभाव किया होगा, कभी आपके साथ मैंने सेवा करने के समय कोई भेदभाव किया होगा, तो मुझे वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इंसानियत के आधार पर 10 साल में मैंने अगर ईमानदारी से काम किया होगा तो आप मुझे जरूर वोट दीजिए, ये कहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं जब बचपन में था तो हमारे यहाँ साइकिल रिक्शा में जाता था, और उस समय टेका में मैं गया था परसों। तो टेका में उस समय प्रसिद्ध था, टेका में रिक्शा चलाने वाले सब लोग थे। नागपुर में नहीं, पूरे देश में 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, और कुछ लोग 1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रख कर चलते थे। कितना मानवीय शोषण था। मैं जब महल से स्टेशन पर जाता था तो हमारे टांगा स्टैंड बोलते थे महल चौक को, वहाँ साइकिल रिक्शा का स्टैंड रहता था। और ये रिक्शा चलाने वाले कौन थे? ये 70% मुस्लिम और दलित समाज के थे। मैंने देश में मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट लाया, और आज 1.5 करोड़ लोग पूरे देश के मानवीय शोषण से मुक्त हुए। अब वो ई रिक्शा चला रहे हैं। मैंने कभी नहीं ये सोचा कि गरीब के बारे में काम करना है, और गरीब की जात पंथ धर्म भाषा क्वालिटी कोई भी हो, उसकी सेवा करना ही सही राजनीति है। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि बताने लायक मेरे पास बहुत कुछ है, और बहुत कुछ अभी आजकल आप बहुत से मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हो। वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इस समय आप मुझे सहयोग करिए।